Hello and namaste, guys. I am Dr. Anushruti and I welcome you all to yet another episode of the Dr. Anushruti Show. Today on board, I am honored to have with me Dr. YP Singh Rana, who is the Director of Urology, Uro-Oncology and Kidney Transplant at BLK Max Super Speciality Hospital, Delhi. Dr. Rana is a leading expert in his field with a wealth of experience and a deep commitment to patient care. He is also known as the most compassionate doctor in this field. In today's episode, we are going to discuss some crucial issues about urology, uro-oncology, and kidney transplant. Also, the things जो छुप के किया जाता है. So yes, let's delve into this amazing conversation with Dr. Rana. Hello, sir. Namaste. How are you? Thank you very much. Thank you, Dr. Anushruti, and thank you very much for your great introduction. And thank you, viewers, for watching this. And I'm good. I'm great. Thank you. You're welcome, sir. Sir, as I would like to start the show, I want to know one thing. Urology, kidney cancer, everything, male sexual dysfunction, these issues are something that people do not talk much about. गांव देहात में तो इसका और भी बुरा हाल है. When it comes to urban cities, we have still seen so many patients feeling shy about it. So, how do you, as a doctor, कंसल्ट सच थिंग्स? आपको कितनी दिक्कतें आती हैं इस पेशेंट के एक इस प्रॉब्लम को जानने और समझने में? Actually, as a urologist, I am expert of kidneys, cancers of the urinary system like kidney, prostate, and bladder, and the andrology part, the male sexual dysfunction. So regarding male sexual dysfunction, yes, definitely you are true. Like patient, they have lots of apprehension. वो बहुत झिझक रखते हैं. पहले छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचते हैं. सो अभी तो फिर भी थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हुई है. लोग बिकॉज अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू पहुंचती है, और इस तरह आपके माध्यम से भी ऐसे लोग जब समझते हैं सिम्टम्स को जल्दी बताने के लिए, थोड़ा सा प्रोएक्टिवली अपने सिम्टम्स बताते हैं, एंड वो हमारे लिए भी इजी होता है. लेकिन इसके साथ साथ लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, यूरोलॉजी इश्यूज दे आर लाइक नॉट वेरी ऑफन स्पोकन अबाउट, और वो माइंड में बैठ जाता है. जब मेंटल इश्यूज आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आज इनिशियली सही वक्त पर सही तरह से ट्रीट हो जाती, मेंटल इश्यूज बन के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स में पहुंच जाती है. Absolutely. Sir, nowadays, what are some of the common problems which you consult in everyday life about urology? What are some common cases that are coming these days? Stones, very common because of the lifestyle we are having. हर वक्त तो बस गाड़ियां हैं, पैदल चलना नहीं है, पानी का इंटेक भी कम रहता है, हर किसी का ऑफिस वर्क, डेस्क वर्क, इस तरह का काम रहता है, तो स्टोन्स बहुत कॉमन है. यंग लोगों में इन्फेक्शंस, यूटीआई बहुत कॉमन है. प्रोस्टेटिक इन्फेक्शंस, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटिक पेन, उसकी वजह से और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, वो वाली चीजें काफी कॉमन है. किडनी डिजीज, किडनी कैंसर्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, साथ में किडनी फेलियर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इन सब के चलते हुए किडनी फेलियर्स भी बहुत कॉमन होता जा रहा है. तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर सही वक्त पे लोग समझ लें, जान जाएं, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. एज यू नो, आई एम वेरी प्रो फॉर द प्रिवेंशन काइंड ऑफ थिंग. लोगों को एजुकेट करना कि इस सब चीजों के बारे में अपने आप का ध्यान रखें. सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां पर किडनी फेलियर्स की बात आ जाती है, रेज सीरम क्रिएटिनिन, किडनी के अंदर यूरिन में प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा जाना, ये सब काफी कॉमन दिखे जा रहे हैं. इसके साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब भी बहुत इंक्रीज हो रही हैं. सो यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स दे आर इंक्रीजिंग, एंड lots of these things can be taken care if the people they are aware कि हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है.
Absolutely. Sir, on behalf of my viewers, on behalf of my audience, I would like to know one thing. When should a patient consult a specialist like you? Often in Indian families specifically, though my audience is in the US as well, but in Indian families, we have seen whenever they have a problem, any problem, they go to their nearby local physician. But when is the right time? When is that one symptom or anything that they should consider to consult a specialist like you? So it's a good idea to first visit a GP, general physician, and after the visiting a physician, you have to understand your problem. He will definitely guide you that you need a specialist consultation. So suppose you are having a prostate related problem. GP can give you some treatment, some antibiotics, something, and he'll ask for some investigations like ultrasound, doing PSA, doing urine routine test and all. Once those reports, the ultrasound shows anything which is related to the prostate enlargement, kidney problem, then you have to ask your GP that now you refer to a prep specialist. So it should be like a proper referral system. And I always request patients to have a total conversation with the regarding your disease with your physician or anything. So until unless you have a clear idea about your disease, you will never reach to an expert specialist for the treatment of that symptom or disease. Very much agreed over here. Moving ahead, doctor, we have heard so much about male sexual dysfunction. We have often heard so many doctors coming on Instagram reels, YouTube shorts, and so many untamed doctors as well, because we know every second person in India is known to be a doctor. So they often say that young boys make some mistakes that often lead to such problems. What do you wish to say upon this to all the young boys who are listening to this program right now? So there is nothing like the mistake, जैसे लिखा होता है ना एडवर्टाइजमेंट में, बचपन की गलतियों की वजह से ये सब चीजें होना. So actually there is nothing like बचपन की गलतियां और ये सब, ये guilt phenomena नहीं होना चाहिए. So as we, so the problem is like proper sexual education. There is no system in our schools also because of the taboo and this kind of thing. There is no authentic source of information for the young persons, young kids. So as the teenagers they grow, the hormone changes will happen. The testosterone in the body will boost up. It will create some sort of this thing, like when the proper information is not reaching to them, they get the information from the peer group and the social medias or this kind of thing. Then the problem starts. So the masturbation is not a problem. The problem is the balance out. You have to balance out your activities. That is the most important thing. For the person, a man who is doing masturbation once a week, okay, it is perfectly okay. So there is no guilt associated with it, and it does not lead to any sort of problem like the what they call like erectile dysfunction, PME, because of masturbation. There is nothing like that. It is 100% myth. So you have to be like very clear. And this most important thing, what the masturbation prevents is like the prevention of STDs, prevention of other major problems happening with that. So mentally they have to be strong. The young teenagers, all the viewers, those who are watching it, they have to be very, very strong in their mind frame and get the sexual education from a authentic source, from a specialist like us. So don't go for, because the erection, this thing is like मन कभी मानता नहीं है. वो आपको हमेशा इसमें थोड़ा दुविधा में देगा. आपका हमेशा कुछ तरह की सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं. तो एक बार डॉक्टर से समझ लें, मेंटली स्ट्रांग रहें, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती बचपन की जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर गिल्ट में रहना हो. देयर इज नथिंग लाइक दैट. Okay, I hope that many of the young boys who have just heard this part of our show, this is going to be very helpful to them. Moving on,
Dr. Rana, I would like to introduce you to one of the segments of my show, which is called as Ask the Doctor. We ran your promo on various social media sites, and I have a couple of questions ready with me for you, which the general audience has asked me. So the first question coming up on your way is from Mrs. Kanika Dubey, who resides in Lucknow. She says, "Sir, मेरा बेटा बहुत जंक फूड खाता है, वो भी 11 साल का है। क्या वाकई जंक फूड खाने से पथरी होने के चांसेस हैं? मैं कैसे समझाऊं?" Yes, Kanika, thank you for asking this question. Definitely, अगर बच्चा जंक फूड खाएगा, पानी कम पिएगा और सिर्फ आराम करेगा और फुटबॉल मैच फोन पर ही खेलेगा, तो उसको स्टोन पक्का बन जाएगा। समझना ये है, जंक फूड वंस इन अ वाइल बच्चे को महीने में एक बार आपने खिला दिया, दैट इज ओके, बट जंक फूड के साथ में हेल्दी फूड खाने की हैबिट्स बना के रखनी है। उसको पानी पिलाना सिखाना है, उसको बताना है फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। हर वक्त फोन के साथ ही गेम खेलने से काम नहीं होगा। तो और उसका आप देखेंगे उसका वेट कैसा है, अगर वो एक्टिव है, वेट कंट्रोल में है, तो एक दो बार जंक फूड खाने से नहीं बनेंगे स्टोन, बट रिपीटेडली करने से डेफिनेटली वो सब फिर उसकी किडनी के थ्रू फिल्टर होगा और स्टोन्स बनेंगे, आगे की प्रॉब्लम बढ़ती है। Absolutely. I hope, Kanika ji, you feel answered. Next, we have Vij Bhushan ji from Kolkata. He says, "Sir, namaste. मेरी मदर 75 ईयर्स ओल्ड हैं। वे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम करती हैं। वो जब तक अनबियरेबल प्रेशर नहीं होता तब तक नहीं जाती। क्या उन्हें कोई बड़ी बीमारी है या इस एज में ये नॉर्मल है? ऑल्सो टेल मी, आपसे किस समय कहाँ पर मिला जा सकता है फॉर कंसल्टेशन?" थैंक ब्रिजभूषण यू। फ्रॉम कोलकाता। ब्रिजभूषण जी, मैं बीएलके मैक्स में अपनी ओपीडी ओटी ये सब सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरा ओपीडी नंबर 6 रहता है, रूम नंबर 132 है बीएलके मैक्स में। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं बीएलके की वेबसाइट से जाकर भी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी माता जी की एज 75 ईयर्स है और उनको जो यूरिन की प्रॉब्लम, उनको बेसिकली समझाना ये होगा कि बहुत देर तक यूरिन ना होल्ड करें। इस एज में थोड़ा ब्लैडर भी वीक हो जाता है। एवरी 3 to 4 आवर्स जाके अपने आप यूरिन पास करें। अगर ब्लैडर खाली रखेंगी, उनको इन्फेक्शंस नहीं होंगे और आगे के लिए भी ब्लैडर आराम से सेफली उनके लिए होता रहेगा, यूरिन पास करती रहेंगी। तो ये चीज उन्हें समझना होगा। बिल्कुल। Moving on, we have Meera from Chennai. She says, "मुझे पानी पीने की आदत नहीं है। I don't feel thirsty at all. तो इससे मुझे स्टोन या किडनी में प्रॉब्लम होने के रिस्क या चांसेस ज्यादा हैं?" मीरा जी, आपने ही बस पूरा पानी बचाने का जिम्मेदारी ली हुई है। आप सारे, ठीक है बाबा, पानी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना जरूर चाहिए। अगर नहीं इतना पानी लेंगी, किडनी जो भी आप खाना खा रही हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल होंगे यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाएंगे और वो बाद में आपकी किडनी को नुकसान करेंगे, स्टोन बनाएंगे। सो 2.5 to 3 लीटर वाटर इनटेक इज रिक्वायर्ड, इतना चाहिए हर इंसान को अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को होने के लिए, यूरिन को फिल्टर आउट होने के लिए। Absolutely. The last question for this segment comes from an anonymous person who does not wish to be get named. She says, "I am a 34-year-old female. I cannot pass urine while sitting. It is painful. I am okay when I pass urine while I stand. How and whom to refer? I feel very shy to talk about this issue. Is this a major problem?" पहली चीज, 34 आप ओल्ड नहीं है, 34 यंग यंग है अभी। आपको अपने यूरिन के लिए डेफिनेटली समझना है, एज ए फीमेल द बेस्ट पोस्चर टू पास यूरिन इज इन द सिटिंग पोस्चर, और कंफर्टेबली पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करके यूरिन पास करेंगी। यूरिन पास करते हुए कभी भी पेट से जोर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स योर पेल्विक फ्लोर एंड उसके बाद आपका यूरिन आराम से आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल फिनोमिना की तरह यूरिन नहीं हो रहा है, एक अल्ट्रासाउंड करके जरूर देखना है। कई बार फीमेल्स में भी यूरिनरी प्रॉब्लम आती है, यूरिथ्रा छोटा होता है जिसमें नैरोइंग होती है, स्ट्रिक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें।
तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करें अगर कुछ ऐसी चीज लगती है आपको जो कि एबनॉर्मल है, तो और फिर यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। Absolutely great. With this, we have come to the end of this segment. Let us move directly to the next questions. Sir, Abhi recently, one of the biggest, I would say, politician just died due to urological cancer. So please enlighten my audience about what exactly is urological cancer, causes, symptoms, anything about urological cancer. सो द यूरोलॉजिकल कैंसर्स बेसिकली किडनी कैंसर्स हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स या प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन कैंसर है एज द एज एडवांसेस। में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बीपीएच होती है, मतलब बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। उसकी वजह से यूरिन के सिम्टम्स आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लड आना होता है। सेम सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के भी होते हैं, जिसमें कि अगर आपकी एज 50-60 साल से ज्यादा है, यूरिन बार बार जाना हो रहा है, अच्छे से यूरिन नहीं पास होता, यूरिन में कोई बर्निंग है, ब्लड आ रहा है, तो ये टाइम आपको एक प्रोस्टेट का सिंपल सा टेस्ट होता है, पीएसए हम कहते हैं, पीएसए टेस्ट करना चाहिए। और यूरोलॉजिस्ट से मिलके एक फिंगर टेस्ट करवाते हैं, डीआरई। ऐसे करके हमें पता लग जाता है कि प्रोस्टेट में कोई हार्डनेस या नोड्यूल ट्यूमर तो नहीं है। देखिए, अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल हम सभी जी रहे हैं, कैंसर्स के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इंसिडेंसेस हम देख ही रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैंसर्स को अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें और बेस्ट ट्रीटमेंट करें, तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स की जहां तक बात है, क्योर रेट बहुत अच्छा है। क्योर मतलब आपका कैंसर जो शुरुआती दौर में ही ऑर्गन से हटा दिया जाता है। जैसे हम प्रोस्टेट के लिए अर्ली स्टेज में रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं, रोबोट विधि से आप प्रोस्टेट को हटा देते हैं और सारी चीजें, एनाटॉमी को रिस्टोर कर दिया जाता है यूरेथ्रा और ब्लैडर को ज्वाइन करके, तो कैंसर से क्योर हो जाता है। किडनी कैंसर्स के लिए जहां तक है, अधिकतर केसेस में हम लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी एडवाइस करते हैं, अगर वो पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके ट्यूमर निकल जाए और किडनी को बचा पाए। रोबोट का इसमें भी बहुत अच्छा रोल रहता है, और इन सब टेक्निक्स की वजह से ही आज की डेट में मेजॉरिटी किडनी कैंसर जो मैं करता हूँ, पार्शियल नेफ्रेक्टमी हो जाती है। ठीक है, तो समझना यह है कि यूरोलॉजी कैंसर्स के लिए इग्नोर नहीं करने सिम्टम्स। यूरिन में अगर कुछ भी अनयूजुअल है, आपको ब्लड आया, 100% अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। हम लोग उसको डायग्नोज करके क्योर करने में आपकी हमेशा मदद करते हैं। Definitely. Sir, nowadays in this today's world, what are some common and some different, I would say, जो common भी है और एकदम अलग है, जो men and women में urological problems है, which people genuinely tend to ignore. What are some of these and how to actually deal with them? सो इग्नोर, देखो होता क्या है, मैं मेल के बताता हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरिन की स्ट्रीम आनी बंद हुई, फिर यूरिन रुक रुक के आना चालू हुआ। उसको भी मान लिया कि पार्ट ऑफ एजिंग है। पहले आप खड़े होके आराम से यूरिन पास करते थे, दूर तक धार जाती थी, फिर कम होने लगा, इतना कम हुआ कि पैरों तक गिरने लगा, इतना कम हुआ कि धार भी नहीं बनी। तो उस लेवल तक नहीं पहुंचना होता है, इसको पार्ट ऑफ एजिंग नहीं मानना होता है। यूरिन थोड़ा बहुत कम हुआ इज ओके, वो आपके प्रोस्टेट से है, आप करेंगे इन्वेस्टिगेशंस, और मेजॉरिटी टाइम छोटी मोटी मेडिसिन देकर ही चीजें ठीक हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेट वो लोग हो जाते हैं जो इस सिम्टम को भी इग्नोर करे, और बाद में ब्लैडर भरा रह गया, ब्लैडर की वजह से किडनी तक स्वेलिंग पहुंची और किडनी फेलियर तक नौबत पहुंच गई। अभी भी कभी कुछ कुछ केसेस ऐसे मिल जाते हैं, महीने में एक या दो, प्रोस्टेट की वजह से किडनी फेलियर हो जाना, मतलब क्रेटिनिन 3, 4, 5 तक पहुंचा हुआ है, और प्रॉब्लम कहाँ, छोटी सी प्रोस्टेट में थी। आपको फिर उसको प्रोस्टेट को हमें पहले कैथेटर डाल के स्वेलिंग कम करनी होती है, फिर सर्जरी करके उसको ठीक करते हैं। तो अर्ली अपने जो भी एबनॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स हैं, देखिए अनुश्रुति, ये मैं नहीं मानूंगा आज के समय में कि अगर कोई भी अगर ये कह दे कि हाँ मैं परेशानी, मुझे मतलब सिम्टम्स पता ही नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता। एवरीबडी नोज कि उसके साथ में क्या चीज नॉर्मल नेचुरल नहीं हो रही है। अगर कोई सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आपको बताना होगा।
इग्नोर जहां करेंगे तो उसका जो खामियाजा होगा वो पेशेंट को ही भुगतना होता है। सेम चीज फीमेल में भी है। फीमेल में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर काफी कॉमन है, मतलब थोड़ा सा यूरिन खांसते छींकते हुए निकल जाता है, फिर उसमें वो इतना हो जाती है कि डिप्रेशन तक पहुंच जाता है कि अर्जेंसी हो रही है और यूरिन बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। अर्ली स्टेज में उनके लिए भी मेडिसिन हैं। मेडिसिन से आप ब्लैडर को सोशली कॉन्टिनेंट लेवल पे आराम से लेकर आ सकते। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि कुछ भी आपकी बॉडी में अनयूजुअल लग रहा है, जस्ट स्पीक इट आउट, बताना होगा और सही सलाह लेनी होगी। Absolutely. We eventually need to notice every small change in our body, especially when it is abnormal. Sir, moving ahead, we have seen a Yeah. lot of YouTube videos. Whenever we see any topic, whenever we search any topic related to kidney, related to urine, we have seen a lot of YouTube videos, especially from the unclaimed or self-claimed doctors, which says E. coli cells की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, E. coli cells बढ़े हुए हैं तो दिक्कत हो रही है, E. coli cells को कंट्रोल कीजिए. Please enlighten my audience about E. coli cells and how, why, what type of effect does it makes to the urine or to the patient. सो इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है बेसिकली। अब मुझे नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखे, लोग इकोलाई सेल्स कैसे। देखिए, इकोलाई एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, और यूजुअली इकोलाई, क्लेब्सिला, स्यूडोमोनास, ये आपके ऐसे, दे आर नॉट गुड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मल कमेंसल और गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। सो इकोलाई इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन यूटीआई, और फीमेल यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज जो है इकोलाई ही होता है। हमें इकोलाई को ट्रीट करने से पहले समझना है कि इकोलाई वहां पहुंचा क्यों ब्लैडर में, उसकी वजह क्या है। समटाइम्स यूरिन ढंग से नहीं पास। अच्छा, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है। अब आज की डेट में हमारे यहाँ पर तो मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स लोग अपने आप भर भर के खाते हैं। इकोलाई हुआ, कुछ भी एंटीबायोटिक खा ली। अब हमारे पास जो पेशेंट पहुंचते हैं इन माय प्रैक्टिस, उनके जो हम एंटीबायोग्राम देखें तो सारी दवाइयां रेजिस्टेंट हैं। मीरोपेनेम वो ले चुके, ये वो दवाइयां, इंजेक्शन, हाई एंड एंटीबायोटिक्स ले चुके। चैलेंज आ जाता है ऐसे पेशेंट्स की फिर बाद में लाइफ बचा पाना, क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छी एंटीबायोटिक्स थी पहले मिसयूज हो गई। सो इकोलाई वगैरह का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाई इट हैज हैपेंड, डायग्नोसिस। यूटीआई इज अ प्रॉब्लम, क्यों हुआ उसका आंसर हम लोग देते हैं। आपको इन्फेक्शन इस वजह से हुआ है, जब तक वो वजह नहीं ट्रीट करेंगे वो इकोलाई बार बार आता रहेगा, और बार बार आने के बाद वो इन्फेक्शन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ यूटीआई एंड सेप्सिस। सो इनको इग्नोर नहीं करना, समझना है, कंसल्टेशन लेनी है, उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड क्योर करना। Absolutely. राइट। And sir, हम जब भी किडनी के बारे में बात करते हैं तो one thing that comes to everyone's mind is water. तो प्रॉपर इनटेक क्या होना चाहिए वाटर का? हाउ क्रूशियल इज वाटर फॉर आवर लाइफस्टाइल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किडनी एंड यूरोलॉजी? प्लीज टॉक अबाउट दैट. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट हमारी बॉडी में जो मेजोरिटी है दैट इज वाटर। धरती पे भी सबसे ज्यादा पानी ही है। पानी, जल ही जीवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग आज की डेट में खाते ज्यादा है, पानी कम पीते हैं, और पीते क्या ज्यादा है, जो बॉटल्स में पैक होके मिल रहा होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर। पानी, अच्छा पानी, एंड 3 लीटर्स, 2.5 to 3 लीटर्स हर इंसान को पीना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। जब पानी का इंटेक आपका ठीक रहता है, बॉडी अलर्ट रहती है, माइंड एक्टिव रहता है, किडनी और सभी ऑर्गन्स भी फंक्शन अच्छा करते हैं। तो हम स्टोन की प्रिवेंशन के लिए पानी की बात करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए पानी की बात करते हैं, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अब यहाँ पॉइंट ये आता है, जब आपकी किडनी अगर खराब हो गई है, फेलियर है, तो उस केस में पानी कम पीना होता है, क्योंकि किडनी अब यूरिन नहीं बना रही है। जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वहां पानी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जहां पे कार्डियक फेलियर के पेशेंट है वहां पानी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। हम जो हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वहां आपका 2.5 to 3 लीटर्स वाटर इंटेक इज मैंडेटरी फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल एंड नॉर्मल एंड फिजिकली एक्टिव पर्सन। उसको इतना पानी जरूर लेना चाहिए, तभी आपके ऑर्गन फंक्शन कर पाएंगे अच्छे से। Absolutely. Sir, as we move to the end of the episode, what would be Dr. Rana's tip or suggestion to my viewers?
इतना जल्दी एपिसोड एंड करना है तो मजा आना स्टार्ट हुआ था क्वेश्चंस के लिए। वेरी गुड, बोलना तो मुझे बहुत एक काइंड ऑफ फेवरेट थिंग है, अच्छा लगता है. So जी basically, as I promised in the promo video also, that I'll give them three important tips, the bonus points, very very important. So how I'll summarize them is like ABC. बचपन पढ़ाते हैं ना, एबीसी से ही स्टार्टिंग की जाती है पढ़ाई लिखाई की भी. हेल्थ के लिए भी एबीसी समझना बहुत जरूरी है, एंड वेरी सिस्टमेटिक. अभी क्या है, हर किसी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, एवरीबडी इज फुल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. स्टिल डिजीजेस आर इंक्रीजिंग, हॉस्पिटल्स आर फुल ऑफ पेशेंट्स, देर आर नो बेड्स इन द हॉस्पिटल्स ऑल ओवर. सो हो क्या रहा है, मतलब डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, लेकिन डिजीजेस भी बढ़ रही हैं. अब यहाँ चैलेंज आता है, लोग अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं. So people are not taking charge of their health and not taking charge of their health responsibility of their body. So I teach them in the format of ABC, like A, they have to be aware of themselves. आपकी बॉडी हमेशा अपने सिम्टम्स बताती है, कब आप हेल्दी हैं, अब अनहेल्दी हो रहे हैं, कब आपकी बॉडी में फटीग बढ़ रहा है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर फिजिकल साइंस. अपने आप से 5 मिनट 10 मिनट कभी आंख मूंद करके बातें करो, अपनी बॉडी से बात करो, एंड योर बॉडी विल टेल यू एग्जैक्टली कि अंदर क्या चल रहा है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सिस्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Then the second important message, what I want to tell him is balance out everything. So lifestyle modification is very very important. कैसे करना है, कितना करना है, सबके पास सब इंफॉर्मेशन है. दारू और सिगरेट शराब इन सब से दूर रह लोगे उतना ही अच्छा होगा. यू हैव टू बैलेंस आउट योर लाइफ स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो होता क्या है ना, काम के चक्कर में कभी ये चीज छूटेगा, कभी हेल्थ छूटेगी, फिर बाद में आपके पास हर चीज होगी, वेल्थ पूरी होगी, लेकिन हेल्थ नहीं होगी. सो यू टू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग देयर. वो हो जाता है आराम से. एवरीबडी नोज हाउ टू बैलेंस आउट. आप जब पढ़ते थे आपको पता होता है कि उस वक्त की कितना पढ़ना है, कितना खेलना है, कितना सोना है, एवरीबडी नो. बट वंस योर माइंड इज इन द ट्यून ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, आप अपने आप सब काम कर लेते हो. कहीं भी प्रॉब्लम आती है, वी आर देयर टू हेल्प एंड गाइड द पर्सन. एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस रेगुलर चेकअप्स. एनुअल चेकअप्स टाइप करें अपने आप के अंदर सिस्टम, बिकॉज क्या चल रहा है, बॉडी इज बायोकेमिकल फैक्ट्री. आपकी फैक्ट्री के किस ऑर्गन में कहां पर क्या इफेक्ट आ रहा है, जब तक आप नहीं चेक करेंगे नहीं पता लगेगा. सो वी हैव टू टेक द रेगुलर चेकअप्स. ABC, very important. These are the core principles for all the diseases, for the healthy lifestyle, and I think everybody should take care of this. Absolutely. Well, as and now, when we are at this point of the episode, I really feel that every viewer, every listener from various parts of the world would agree to a fact that now they have much more authentic knowledge, good source knowledge about urology and kidney. Thank you so much, Dr. Rana, for taking out time from your schedule and be a part of this show. I hope you had a great time talking to me and my audience, and I really hope to see you on board again very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you.